नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हमने अपना जो पहला बुक है वो हमने समाप्त कर लिया था, जिसका नाम था भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। और जो हमारा दूसरा किताब था जिसका नाम था भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये दोनों किताब हमारे खत्म हो गए थे। तो अब हम अपना कौन सा किताब देखेंगे, आपको पता होगा। जो हमारा तीसरा भाग है, तीसरा जो आपका बुक है उसका नाम क्या है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इसको हम देखने वाले हैं, जिसके हमारे इतने सारे चैप्टर बन जाते हैं। और देखो, आपको ध्यान हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होगा कि यहाँ जो चैप्टर आपको कोने में दिख रहा होगा ये कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो दो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ये चैप्टर आपके इस बुक से संबंधित है। कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ देखने को आपको इन दोनों चैप्टर का मिलेगा, और इसमें बिल्कुल मिलेगा, पूरा का पूरा इसमें चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका दूसरा बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, उसमें जो आपका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा संविधान के निर्माण एक नवीन युग की शुरुआत उससे संबंधित है, पूरा का पूरा संबंधित है। यहाँ पे भी आपने नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण समझा था, त्रिश विद्याष्टनी। और यहाँ पे संविधान वाले चैप्टर में आप समझोगे उनका एक भाषण जो बहुत ही प्रसिद्ध था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और जो आपका इतिहास का 12वां चैप्टर है संविधान का निर्माण, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो आपका दूसरा अध्याय है जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का युग या दौर, ये चैप्टर आपके 12वें चैप्टर से बिल्कुल कनेक्शन है इसका। और हमारा जो 11वां चैप्टर है ये बिल्कुल कनेक्शन है इसका इसके साथ। तो जब भी आप इतिहास का जो आपका आधुनिक किताब है इसको पढ़ना शुरू करें, तो आप जो है पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास 12 का दूसरा बुक है उसमें आप इन दो चैप्टर को आपस में मिलाकर पढ़ें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे? ये चैप्टर जो आपका है इसमें आपको क्या पढ़ना था? इसमें आपने समझा था 565 रियासतें थी, देश का विभाजन हो गया, ठीक है, क्रूर हिंसा हुई, ठीक है, वहां पे पटेल जी की भूमिका थी। तो ये जो आपने आप पढ़ा, इसका जिक्र हमें संविधान के निर्माण एक नवीन युग की शुरुआत में देखने को मिलेगा। ये जो हमारा चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हमें कहाँ तक की कहानी बताया? ये हमें बताता है जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को, वहां तक की कहानी जो है हमें कौन बताता है? ये चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब ये चैप्टर से आगे का जो कहानी है हमारा, जब हमारा संविधान लिखा जाता है तो उसका, यानी समझो, ये जो हमारा चैप्टर है पहला, ये कहाँ तक की कहानी बताता है? तो ये बताता है हमारा 1948 की, इसके आगे बताता ही नहीं है। तो 1948 के बाद का जो हमारा कहानी है वो हमारा दिखेगा संविधान के निर्माण वाले चैप्टर में। ठीक है, और जो आपका संविधान निर्माण वाला चैप्टर है ये आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है जो कि इतिहास में डाला गया है। नाम ही इसका संविधान है, तो ये चैप्टर हमारा किसका हो जाता है? पॉलिटिकल साइंस। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये कौन सा चैप्टर है आपको? पॉलिटिकल साइंस का। यानी मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारा इतिहास का दो चैप्टर है ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं जो कि इतिहास बुक में डाले गए हैं। ठीक है, और यहाँ बुक का फोटो देख लो आप। ये जो आप फोटो देख रहे होगे ये किसका फोटो है? ये हमारा स्तंभरारी बंदोबस्त जब लागू किया गया था बंगाल में, वहां का फोटो है, ये हमारे बुक के ऊपर छपा हुआ है। और जो आप पटरी का पीछे फोटो देख रहे हो, पटरी दिख रहा है आपको? ये जो आपको पटरी दिख रहा है ये किसका प्रतीक है? ये विभाजन का प्रतीक है। जब विभाजन हो रहा था एक, जब लोग थे वो लोग जो है दूसरे जगह भाग रहे थे, ठीक है, देख रहे हो सब ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, तो ये विभाजन का फोटो है जो कहाँ पे देखने को मिला आपको? वो आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस के दूसरे बुक का पहला चैप्टर में। यानी आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का और इस चैप्टर का इन दोनों चैप्टर के साथ कनेक्शन है। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने आपको बहुत गहराई से बताया। ठीक है, तो जब भी आप इस बुक के खास करके 11 और 12 वाला चैप्टर पढ़ो, तो आप पॉलिटिकल साइंस के दो चैप्टर को ध्यान में रखना, आपके फायदे का है। ठीक है, कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल में मैंने इतना पढ़ा, अब इसी की बातें यहाँ पढ़नी पड़ रही है मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चैप्टर और ये चैप्टर एक जैसे हैं? ऐसे बच्चों को लगते हैं। ये दोनों चैप्टर एक जैसे ही हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना जो चैप्टर है वो। देखो, सबसे पहले मैं आपको तीनों बुक में अंतर बताता हूँ। मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसमें भी बताता हूँ। आप इन दो बुक को खत्म करके अपने तीसरे बुक के ऊपर प्रवेश कर चुके हो,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुक जो है क्या है। जो आपका पहला बुक है भाग 1, इसे हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में कहूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। दूसरा हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास, जिसे मैं इंग्लिश में कहूँ तो मिडाइवल हिस्ट्री, ये इसका नाम है। और जो आपका तीसरा पुस्तक है जिसका नाम है आधुनिक इतिहास, अगर इंग्लिश में कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपके 3 पुस्तक हो जाते हैं, 3 बुक हो जाते हैं हमारे। इन 3 बुक में आप कैसे समझोगे, इतिहास का मतलब होता है अतीत की बातों का विश्लेषण करना, अतीत की बातों को गहराई से जानना, अतीत के बातों को परखना, देखना, समझना, याद करना, लिखना, या फिर अतीत की यादों, अतीत में हुए कोई भी घटनाओं को लिखित रूप में उनका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का अध्ययन आप कई तरीके से कर सकते हो, या तो बहुत पुराना इतिहास का अध्ययन करोगे, या तो थोड़ा सा मीडियम साइज का करोगे, है ना, मीडियम समय का करोगे, या तो आज के ज़माने का करोगे इतिहास, है ना। इतिहास का मतलब होता ही है पुराने ज़माने का अध्ययन करना। अब पुराने ज़माने का अध्ययन कैसे करोगे आप, कई भागों में कर सकते हो, या तो बहुत प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर लो आप, या तो आज़ादी से पहले का कर लो, है ना, या तो आज के ज़माने का कर लो। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो तीनों बुक में अंतर यही है कि तीनों बुक जो है एक युग के हैं। ये अपना प्राचीन युग का है, ये हमारा जो है मध्यकालीन युग का है, ये हमारा जो है आधुनिक युग का है। समझ गए, ये तीनों बुक में अंतर है जो आपको समझ में आना चाहिए। और कई बच्चे को बुक का अंतर ही नहीं पता, है ना, वो भूल जाते हैं कि अंतर क्या है। कई बच्चे बोलते हैं कि सोचते हैं कि इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर था विचारक, विश्वास और इमारतें, उसका नाम था, वो हमारा चौथा अध्याय था, तो इस बुक का जो हमारा पहला अध्याय है उसका नाम पांचवा अध्याय क्यों रखा गया है। कई बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको कह दूं ये तीनों बुक एक ही है, तीनों बुक अलग नहीं है, तीनों बुक एक ही है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि इन तीनों बुक को एक ही में समेट दे, एक ही में इन तीनों बुक को भर दे, तो इतना मोटा बुक हो जाएगा आपका, बहुत मोटा हो जाएगा ये बुक, अगर इन तीनों बुक को एक ही बुक में समेट दे तो, है ना। इसलिए आपको तीनों बुक को अलग भागों में बांट के पढ़ाया गया है, और फोटो भी कुछ इसी जमाने का दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो प्राचीन इतिहास के ऊपर क्या फोटो दिया हुआ है, मूर्ति की दी हुई है, नक्शा का दिया हुआ है बैकग्राउंड में। तो ये क्या दर्शाता है, ये प्राचीन इतिहास के कहानी को दर्शाता है जो भारत के अंदर हो रखा है। और ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये मंदिर के फोटो दिख रहे हैं, ये युद्ध हो रहा है ना, शासक और इतिवृत्त में आपको ये फोटो देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ आपका फोटो है, और यहाँ महात्मा गांधी जी का आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपको फोटो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये फोटो किस युग को दर्शाता है, तो ये गांधी युग को दर्शाता है। गांधी युग एक हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा, है ना। गांधी युग जो हमारा है पूरा टॉपिक है, वो हमारा एक युग है। आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान वाला चैप्टर पढ़ोगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो उसका कहने का संबंध क्या था, राजनीति से ऊपर ही था। महात्मा गांधी यानी आप कह सकते हो महात्मा जी के जो है थोड़े से मतलब उनके विचारों में वो ढले हुए थे, फिर जाके रूढ़िवादी, फिर जाके उदारवादी, यानी उनका जो है ना ज़्यादा कन्वर्ट हो गए वो थोड़े से, ठीक है। तो इस प्रकार समझ सकते हो आप, कहीं ना कहीं ये जो तीनों बुक हैं एक ही है, तीनों का समय जो है अलग अलग है, और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको विस्तार से बता दिया, वीडियो भी लंबा हो गया होगा, तो हम बात करते हैं आगे। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स आधुनिक इतिहास शुरू हो चुका है हमारा आज से, जिसका हमारा 9वां अध्याय है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस चैप्टर का अर्थ बताऊंगा कि इस चैप्टर का अर्थ ये क्यों रखा गया है, मतलब नाम क्यों रखा गया है, और ये फोटो में क्या दर्शाता है वो आपको बता दूंगा। चैप्टर आप पढ़ लोगे ना तो फोटो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहता है फोटो, ठीक है। पार्ट 1 हमारा है, मैं आपको 4 वीडियो में करा दूंगा इस चैप्टर को, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। और देखो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो देख रहे होगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको क्यों कहता हूँ, देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो सब्सक्राइब का नाम सुनते वीडियो को आगे कर देते होंगे, है ना, कई बच्चे जो है वीडियो को आगे कर देते होंगे। तो मैं आपको कह दूँ सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि जो हमारा चैनल है उससे आप जुड़ो, ठीक है, उसके मेंबर बनो, उसके न्यू कोर्स को ज्वाइन करो, इसको मतलब इसी का मतलब होता है सब्सक्राइब करना। कई बच्चे सोचते हैं कि सब्सक्राइब का मतलब पता नहीं क्या होता है ना। तो सब्सक्राइब का नाम जब भी मैं लेता हूँ तो वो वीडियो को कर देते हैं आगे और काम की बातें सुनते हैं। तो आप इस सब्सक्राइब को भी सुन लिया करो, ये भी काम का चीज़ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक करना। इससे आप क्या होता है ना, इसको ये अगर ये आप इसमें सब्सक्राइब कर दोगे तो ये फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके साथ आपके पास जो है सबसे पहले आएगा, और आपको हमारे चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके नज़र में रहेगा वो वीडियो नोटिफिकेशन सब आपके पास आते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हमारे वीडियो, हमारे चैनल का जो वीडियो है उसका सभी मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ये होता है सब्सक्राइब का फ़ायदा। और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर, आप कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है,
और आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक, तो आप तुरंत वहाँ पे जाएं और मुझे फॉलो करें। यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वहाँ पे आकर मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम ही उपनिवेशवाद और देहात है। इस चैप्टर में आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अनुसार क्या पढ़ना है। आपका जो बोर्ड है उसने आपके लिए इस साल क्या सिलेबस निकाला है उसको पढ़ते हैं। देखो, उपनिवेशवाद तथा देहात का सामान्य पर्यावलोकन, ये हमारा हो जाएगा एक प्रमुख टॉपिक। ठीक है। 18वीं शताब्दी में जमींदार, किसान, शिल्पकार का जीवन कैसा था। 18वीं शताब्दी यानी 1701 से लेकर 1800 के बीच जो हमारे बंगाल के साइड, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर कहीं भी जो जमींदार थे, किसान थे, शिल्पकार थे, इनका जीवन उस समय कैसा था ये आपको समझना है। ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व प्रणाली की सर्वेक्षण, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कई प्रकार के बंदोबस्त लागू किए थे। पहला हमारा हो जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कह देते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा रैयतवारी बंदोबस्त। तो इन दो बंदोबस्त के बारे में आप समझोगे इसमें। और 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तन, सरकारी रिकॉर्ड क्या कहते हैं हमें, उद्देश्य के प्रकार, रिपोर्टर्स, ठीक है, क्या कहती है, उपनिवेशवाद तथा ग्रामीण समाज के रण। ठीक है। 5वीं रिपोर्ट आपका एक टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा 5वीं रिपोर्ट। इस अध्याय का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है 5वीं रिपोर्ट। ठीक है। फ्रांसीसी बुकानन कौन थे, है ना, हमिल्टन कौन थे, और दक्कन दंगा आयोग किस प्रकार से दिखा हमें, है ना। दक्कन एक जगह है जहाँ पे एक आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। और रिपोर्ट क्या कहती है, विचार विमर्श, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं और क्या ये नहीं कहते हैं। इतिहास सब्जेक्ट है तो इसमें आपको गहराई से समझना है, इतिहासकारों ने क्या कहा, इसका प्रकार क्या बताया, मानचित्र कार्य क्या है, पुनरावृत्ति कार्य, यानी कह सकते हो ये जो आपका चैप्टर है ये मानचित्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आपका परियोजना कार्य होगा वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये कुछ सिलेबस थे जो मैंने आपको पढ़ के बिल्कुल विस्तार से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं, देखो जो आपका 8वां अध्याय था दूसरे बुक का, जिसका नाम था किसान, जमींदार और राज्य, इस चैप्टर को मैंने आपको टोटल 7 पार्ट में कराया है। पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 और 7। इन वीडियो को जरूर देखना, हमारे प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। देखो ये जो हमारा टॉपिक था पूरा का पूरा जो आपके बोर्ड ने निकाला था, तो इस टॉपिक को मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताऊं तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। इस पूरे अध्याय में मैं आपको इतने टॉपिक पढ़ाऊंगा। इतने टॉपिक को अगर आपने समझ लिया यानी आपने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया। समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इन टॉपिक को समझ लोगे तो इसका मतलब आपने चैप्टर को समझ लिया। ठीक है। तो आज जो हमारा पार्ट 1 है इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगा उपनिवेशवाद का अर्थ, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही उपनिवेशवाद है। और उपनिवेशवाद और देहात का क्या अर्थ होता है, चैप्टर का नाम आपका क्या है, उपनिवेशवाद और देहात, इसको समझेंगे। स्तंभरारी बंदोबस्त क्या है, इसकी विशेषता क्या है, राजस्व राशि के भुगतान में जो जमींदार थे ना चूक रहे थे, नहीं दे रहे थे वो राजस्व दे रहे थे, वो समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया, जोतदार का जो अर्थ है वो क्या है, इनका उदय कैसे हुआ। ये जमीन जो हमारे जमींदार थे उनको हम राजा कहते हैं। ठीक है। राजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जमींदार थे उर्फ राजा जो थे हमारे, वो जो है वो किस प्रकार जो अपना जमीन है उनको नीलाम होने से बचाते थे। तो आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम 9 टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है। शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ऐसा नहीं है कि आप, कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे और कर देंगे। काटने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर, वैसे तो हमारा पार्ट 4 तक आएगा वीडियो, पार्ट 4 तक अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। पूरा एक एक पॉइंट मैंने आपके बुक से लिया है और लेने का तरीका भी बहुत अलग है। बुक में आप देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादातर नहीं आएगा। ठीक है। समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है। तो बुक में अगर आप देखोगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मैंने भी बुक में से लिया है, लेकिन मैंने कैसे लिया है, मैंने बुक को पढ़ के लिया है ना। तो यही है कुछ कि अगर आप डायरेक्ट बुक में देखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आप इस चैप्टर को देखना, और आप एक पेन निकाल सकते हो, एक कॉपी निकाल सकते हो, और एक हमारा बुक निकाल लो जो हमारा आधुनिक इतिहास है वो। ठीक है। आप वीडियो भी देखो, नोट्स भी बनाओ तो आपको फायदा होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी सरकारी अभिलेख जो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। क्योंकि आप ध्यान से समझो, जो हमारा पहला शब्द है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है।
देखो, उपनिवेशवाद का अर्थ अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं और एक शब्द में बताऊं, तो जब कोई क्षेत्र अन्य क्षेत्र को गुलाम बना लेता है उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, जब कोई क्षेत्र अन्य क्षेत्र को गुलाम बना लेता है उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है। अब बुक की लैंग्वेज में बताऊं, तो उपनिवेशवाद से हमारा आशय यह है कि जब कोई शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सैन्य रूप से, ठीक है, और भी रूप होंगे, कई भी रूप से अगर अपना गुलाम गुलाम बना लेते हैं, उनको कहते हैं हम उपनिवेशवाद। ये हमारा था बुक का लैंग्वेज। मैंने आपको बता दिया बुक का लैंग्वेज जो है थोड़ा हार्ड है, और इजी कहो तो आप एक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को गुलाम बनाता है, इसके बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद, है ना। कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, फिर समझाता हूँ। देखो, उपनिवेशवाद का मतलब होता है, उपनिवेशवाद इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जब कोई देश अपने से कमजोर देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, और सैन्य रूप से, किसी भी रूप से अपना गुलाम बना लेता है। आर्थिक रूप कैसे? मान लो दिल्ली है, या फिर मान लो चीन है, भारत है। भारत के पास पैसे कम है, ठीक है, तो चीन क्या करेगा? भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाएगा। यानी ये क्या है? ये उपनिवेशवाद है। ठीक है, उपनिवेशवाद है, समझ गए। अब उपनिवेशवाद और देहात का क्या अंतर होता है? तो किसी देहात के अंदर जब कोई व्यक्ति उस देहात वाले लोगों को अपना गुलाम बना लेता है, उसको कहते हैं क्या? उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर का ये अर्थ होता है। यानी इस चैप्टर में आप क्या समझोगे कि जो शक्तिशाली देश थे या शक्तिशाली जो क्षेत्र था, वो ग्रामीण इलाकों को अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम उपनिवेशवाद और देहात। यानी गुलाम बनाना है, कहाँ बनाना है? तो देहात के अंदर बनाना है। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बहुत प्रकार के अभिलेख बनवाए थे उस जमाने में। ठीक है, तो उस जमाने में अभिलेख बनवाया था उन्होंने, और तो उन अभिलेखों का अध्ययन कब करते हैं हम? उपनिवेशवाद काल में करते हैं, जो कि काल हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त के आसपास का चलता है ना। तो कुछ ये अर्थ है सरकारी अभिलेखों का अध्ययन का। मतलब यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई प्रकार के अभिलेख बनवाए थे, जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। समझ गए? देखो, पार्ट 1 है, इसलिए मैं आपको हर चीज गहराई से बता रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, आगे जो हमारे टॉपिक आएंगे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक चलेगा। ये हमारा जो पार्ट है 1, ये इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पार्ट 1 हमारा होता है उसमें मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि आपको चैप्टर का झलक पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और गहराई से, इस अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। देखो, इस पूरे अध्याय में हम यह समझेंगे कि अंग्रेजों ने देहात के अंदर किसानों को, जमींदारों को, व्यापारियों को, इनकी जो हालत थी उनको किस प्रकार दयनीय कर दिया। इस चैप्टर में हम पूरा इसके बारे में समझेंगे। और विभिन्न बंदोबस्त लागू करने के बाद जो हमारे इनके हालात थे वो किस प्रकार से हो गए, जैसे इस्तेमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और पहाड़ी लोगों के बारे में समझेंगे, संथाल के बारे में समझेंगे। आपको एक टॉपिक मिलेगा कुदाल और हल, वो टॉपिक हमारा इनसे संबंधित है। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना हुई थी, दक्कन दंगा युद्ध हुआ था, सब समझेंगे। 1857 का आते आते क्या होता है कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग हो जाते हैं। 1857 तक आते क्या होता है कि जो लोग हैं, जनता जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे इतना परेशानी हो रहा है, ये हो रहा है। और एक हमारा हमारा जो कारण है वही बनता है कारतूस की घटना। कारतूस की घटना उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो सब लोग बहुत से कारण से विद्रोह करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, और इस अध्याय में हम दामिन ई को समझेंगे, और इस अध्याय में हम 1857 तक की कहानी बताएंगे और समझेंगे कि 1857 तक आते आते क्या माहौल बना, क्या हो गया। ठीक है, देखो, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। इससे पहले जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही अहम बातें थी जो आपको समझनी थी। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक को, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और आप नोट्स बनाते हो, चलो आप टॉपिक को लाइन वाइज लिख सकते हो। इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, देखो, पहला हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद का अर्थ। उपनिवेशवाद का अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को या इलाके को या मोहल्ला को या कोई क्षेत्र को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से,
अपना गुलाम बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद, है ना, उपनिवेशवाद कहते हैं। लेकिन 1857 तक आते आते क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उदय हो गया। क्या हो गया? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। जो यूरोप था पूरा का पूरा, वहां पे जो लोग थे वो यूरोप के बहुत बड़े, मतलब कहते नहीं अपने देश के वफादारी हो गए। कह सकते हैं कि इस समय आते आते क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, फिर कुछ ही सालों बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है ना। वो सभी हम आगे समझेंगे। और आपका 10th क्लास में चैप्टर भी था जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो चैप्टर इससे संबंधित है। और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, वो महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर था हमारा, उससे संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, उपनिवेशवाद और देहात का क्या अर्थ है, इसको समझ लो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है हमारा। ठीक है, देखो मैं आपको यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब से थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। अगर आप कई वीडियो को देखोगे यूट्यूब के, तो इतना गहराई से आपको नहीं बताएगा। ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा। कुछ कुछ बता सकते हैं, जो यूट्यूबर होंगे वो बता सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के यूट्यूब में ऐसे मतलब एजुकेशन चैनल हैं जो नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, कुछ चीज़ मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। देखो, जब कोई शक्तिशाली देश किसी देहात के अंदर किसी लोग को अपना गुलाम बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद और देहात। यानी ये देहात देख रहे हो आप, नलका लगा हुआ है, झोपड़ी है, ये क्या है, देहात है। ये लोग कौन है? ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो ये जब इस देहात को अपना गुलाम बना लेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको उपनिवेशवाद और देहात, यानी देहात के अंदर अपना राज कायम करना। अब यहाँ हमारी बात किसके ऊपर चलेगी, बंगाल के ऊपर चलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, जो कहाँ पे दिखेगा आपको, जो बांग्लादेश के बाजू में दिखेगा आपको, है ना। तो ये जो आप कट देख रहे हो ना, ये कट, यहाँ पे हमारा ये पूरा इलाका क्या है, ये हमारा पूरा इलाका बंगाल है। स्तंभरारी बंदोबस्त इसी क्षेत्र में लागू हुआ था, रैयतवारी बंदोबस्त इसी क्षेत्र में लागू हुआ था। और 1757 तक आते आते क्या हो जाता है, वर्धमान में एक नीलामी की जाती है, फर्जी रहती है वो, 95% फर्जी बिक्री होता है वो। तो क्या होता है, 1793 ईस्वी में क्या होता है कि जो हमारा बंगाल पूरा का पूरा राज्य है, यहाँ पर स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया जाता है। ठीक है, फिर उसके 4 साल बाद ही 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की जाती है। ठीक है, तो पूरा कहानी बताऊंगा आपको, पहले हम समझते हैं। देखो, ये आपने समझ लिया बंगाल के बारे में। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा टॉपिक, स्तंभरारी बंदोबस्त क्या है। पहले आप इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में शुरू में दे रखा है। देखो, स्तंभरारी बंदोबस्त जो है, इसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना। यह बंदोबस्त 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल में लागू किया था। बंगाल का मैप आप देख सकते हो, ऐसा है, बांग्लादेश के बाजू में है ये, नेपाल इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये बीच में जगह है। इसके तहत राजस्व एकत्र की जाती थी। राजस्व मतलब होता है किराया, किराया कह सकते हो ना आप। इस प्रकार कमरे का किराया, किराया किसे ली जाती है, जो कमरे का मालिक होता है वो किराया देता है ना। तो किराया जो देता है मकान मालिक को, तो क्या है, वो अपना राजस्व दे रहा है ना। तो राजस्व जो दे रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम चलता है स्तंभरारी बंदोबस्त के अंदर। ठीक है, और राजस्व जमींदार, और जो राजस्व है वो जमींदार अदा करता था। जमींदार एक व्यक्ति होता था, जो उसके नीचे 40-50 गांव होते थे। उन गांव के जो किसान है उनसे पैसे लेते थे, और पैसे एकत्र करके और देते थे किसको, मकान मालिक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, जमींदार के अंडर में 400 से 500 गांव हुआ करते थे। देखो, कई जमींदार ऐसे भी थे जिनके अंदर सिर्फ 40 गांव होते थे। कई ऐसे थे जिसके अंदर कितने गांव होते थे, 400 गांव, किसी के अंडर जो है 500 गांव होते थे। इस प्रकार जमींदार के नीचे जो है इतने सारे गांव होते थे, और इनके जो ये जो हमारा गांव है, इसमें जो किसान खेती करते हैं उनसे पैसे ये लोग लेते थे और देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और इस गांव में किसान खेती करता था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न समझो, मैंने आपको माइंड मैपिंग समझा रखा है। एक मिनट, देखो ये जो किसान है, ये किसान आपको दिख रहा होगा, ये क्या करता है, ये 400 गांव जो है वो जमींदार के अंडर में होता है, और ये किसान खेती करता है उस जमीन पे, और पैसे किसको देता है, ये जो पैसे आप देख रहे हो, ये पैसे किसको देता है, तो आप कहोगे जमींदार को। जमींदार को कौन देता है पैसे, तो जो किसान है वो खेती करेगा और पैसे दे देगा जमींदार को। ठीक है, और जमींदार जो ये पैसा है, जो ये किसान दे रहा है नहीं पैसा, ये जमींदार क्या करेगा, सीधा जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कर देगा, है ना। तो क्या समझ रहे हो, यहाँ पे एक तरीका है, एक फॉर्मेट है।
यानी किसान जो है डायरेक्ट नहीं देगा जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ईस्ट इंडिया का डायरेक्ट नहीं आएगी इसके पास कि भाई पैसे दो। जो किसान है वो डायरेक्ट जाएगा, जमींदार को पैसे देगा, और जमींदार सीधा जाएगा इस कंपनी में और उसको पैसे दे देगा। ये इस बंदोबस्त का काम है, ठीक है। तो ये बता सकते हो आप ईस्ट, ये जो हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर बातें होती है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा इस्तमरारी बंदोबस्त है 1793 में लागू किया गया बंगाल में, तो इसकी विशेषता क्या है। इस्तमरारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता, चौथा टॉपिक हमारा चल रहा है, ध्यान से देखना आप। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो, इस व्यवस्था के तहत जो जमींदार है उनको 400 के आसपास गांव देती थी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कहती थी कि हाँ तुम जमींदार जो है वो तुम एक काम करो, तुम्हारे अंडर में 400 से लेकर 500 से लेकर 600 से लेकर 700 गांव जो है वो तुमको मैं देता हूँ, और तुम उन गांव में जो किसान है वो जो खेती करते हैं ना उनसे पैसे लेना और मेरे पास आकर दे देना। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त। बिल्कुल ईजी है, कुछ रटने की बात इसमें है नहीं। यहाँ सभी गांव, और अब नोट्स बना सकते हो, आपको मैंने पहले भी कहा है बुक निकाल लो, आप नोट्स बना सकते हो साथ के साथ। यह सभी गांव जमींदार के लिए एक राजस्व संपदा का निर्माण करती है, ठीक है। ये विशेषता है आपका, विशेषता में बता सकते हो। उसके बाद जमींदार यह तय करता था कि उसको किस गांव में, किस गांव से कितनी राजस्व वसूली करनी है, ठीक है, वसूली करनी है। जब जमींदार अपने जमीन की राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं अदा करता था, तो अंग्रेज जो है ना वो जमींदार को जमीन को, मतलब उनका जो जमीन है उनको नीलाम कर देते थे, ठीक है। जमींदार के अंदर कितने गांव है, 400 गांव। 400 गांव में क्या हो रहा है, खेती हो रहा है। उस 400 गांव में जितने जमीन होते हैं ना, संपदा जो है उसको नीलाम कर देगी। नीलाम तो आपको पता ही होगा, जो नीलामी करते हैं, है ना, जो बोनी लगते हैं वहां पर, तो उस प्रकार नीलामी होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक को। राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूक रहे थे, क्यों ऐसा नौबत आ गया था कि वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे नहीं दे रहे थे, क्या कारण थे उसके, तो उसको समझते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा है, देखो जो जमींदार है वो राजस्व राशि के भुगतान में क्यों चूक रहा था, क्यों नहीं दे पा रहा था वो। तो पहला क्या था, हमारा राजस्व की मांग ऊंची थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत चालाक है, कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं तो उदाहरण में आप समझ सकते हो। मान लो फॉर्च्यूनर है, 56 लाख का है, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, आप उदाहरण समझ लो। 56 लाख का है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी कि उसका पहले ही दाम क्या कर देगी, 60 लाख, 60 लाख कर देगी। अब क्या है कि आगे जमाने में चल चल के क्या पता फॉर्च्यूनर का दाम 60 लाख हो जाए, है ना। तो यही कह सकते हो कि जो फॉर्च्यूनर का दाम क्या है, 56 लाख, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कितना ले रही है, 60 लाख। तो कह सकते हो जो राजस्व की मांग है वो ऊंची है ना। अब ऐसे आप समझे होगे या नहीं, मैं आपको दोबारा एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप, मेरा मकसद है आपको समझाना, अगर आप समझ लोगे तो काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको इसका उदाहरण देता हूँ। देखो क्या होता है, 400 गांव है ना, ये पूरा मान लो ये 400 गांव है इसके अंदर। अब 400 गांव में जो किसान खेती कर रहा है उसका जो उपज है वो कम है, ठीक है, थोड़ा सा उपज होता है। तो उसके बाद मान लो 3,000 रुपये जमा हो गए, है ना, 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये जो है ये लेगा नहीं जमींदार, क्योंकि ये क्या कहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि 4,000 रुपये लो, 4,000 रुपये मुझे किसी भी तरह चाहिए, उपज हो या ना हो, जमींदार जो हमारा किसान हो खेती करे या ना करे, मुझे 4,000 रुपये चाहिए, लाकर जमा कर दो महीने के महीने, है ना। तो कह सकते हो जो राजस्व की मांग है ना, जो रुपया लेने का सिस्टम है, वो किसान उसके बाद इतने पैसे ही नहीं तो देगा कहाँ से, तो जमींदार को नहीं देगा, जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देगी, है ना। कह सकते हो अब राजस्व की जो मांग थी ना ये ऊंची थी, इसलिए जो राजस्व के भुगतान में जमींदार चूक रहे थे। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है या फिर अगला हमारा जो पॉइंट है वो है उपज की कीमतों में कमी। अब किसान के पास, किसान खेती करता था तो खेती नहीं होता था, बारिश हो गया, अकाल पड़ गए, बाढ़ आ गया, तो क्या पता खेती ना हो। अब एक महीने तक उसका कोई फसल ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं उसके पास है, तो कहाँ से वो जमींदार को पैसा देगा, और जमींदार कहाँ उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके देगा, है ना। तो ये कुछ कारण है। उस समय सूर्य विधि, सूर्यास्त विधि भी लागू था। एक क्वेश्चन हमारा सही बन रखा है, देखो सूर्यास्त विधि ये क्या होता है। सूर्यास्त विधि का मतलब होता है कि जब महीने का लास्ट दिन आ जाता है, 30 तारीख आ चुका है, इसके सूरज ढलने से पहले जो पैसे है ना वो जमा कर दो जाके कंपनी को, इसी को हम कहते हैं सूर्यास्त विधि। यानी महीने के आखिरी दिन के सूरज ढलने से पहले
दिया गया पैसा कंपनी को, उसको हम क्या कहते हैं, सूर्यास्त विधि। समझ गए? ये है, ये लागू किया गया था। अब जमींदार टेंशन में थे कि अब सूर्यास्त विधि है, मुझे जमा करना ही पड़ेगा पैसे, नहीं करूँगा तो नुकसान है ना। तो इस प्रकार से, और ये जमा नहीं करेगा ना जमींदार, तो इसके जो जमीन है ना, ये पूरा जमीन देख रहे हो आप, ये नीलाम करेंगे। कौन? कंपनी। और अंग्रेजों ने जमींदार की शक्ति को सीमित कर दिया। आप ध्यान दो, मुगल काल में जमींदार की शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। जब आपको मैंने किसान, जमींदार और राज्य वाला चैप्टर पढ़ाया था, वो मुगल काल के ऊपर था। तो मुगल काल में जो हमारा जमींदार था, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा थी, सबसे शक्तिशाली था। लेकिन जब ये स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो जो हमारा जमींदार है, उसकी शक्ति खत्म हो गई, है ना। ये कुछ कारण है। किसानों का पास पैसे ना होना, पैसे ही नहीं तो देंगे कहां से, ये कुछ हो जाते हैं हमारे कारण। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, छठा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को कैसे सीमित कर दी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को सीमित तो कर दिया, लेकिन कैसे किया, कुछ कारण तो बताओ, तो वो समझते हैं। देखो, इसके कुछ कारण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग करना। जमींदार के लिए हम एक शब्द यूज करते थे जिसका नाम क्या था? राजा। जमींदार इतने पावरफुल हुआ करते थे मुगल काल में कि इनको हम राजा कहते थे। और राजा के पास क्या होता है? सैनिक टुकड़ियां होती है। तो इसके पास क्या होता था? सैनिक टुकड़ियां होती थी। अब सैनिक टुकड़ियां क्या है, वो कंपनी जो है वो भंग कर देती है, वो खत्म कर देती है। सैनिक नहीं है तो इनका जो शक्ति है वो सीमित हो जाएगा, है ना। उनके किले ध्वस्त किए गए, ठीक है। और जमींदार की जो कचहरी है, उनको कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के देख रेख में रख देना, है ना। ये कुछ हमारा पॉइंट हो जाएगा। इससे जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने शक्ति को सीमित कर दी थी जमींदार की। स्थानीय पुलिस की पावर छीन लेना, स्थानीय न्याय व्यवस्था को छीन लेना, ये कुछ हमारे कारण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे का जो हमारा टॉपिक है, वो सातवां, जोतदार का अर्थ। जोतदार का अर्थ क्या होता है? देखो, जो मुगल काल था, उसमें जो जमींदार थे, उनकी भूमिका बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, इस तरफ एक तरफ देखा जाए तो जमींदार जो है वो बहुत ही दुखी थे, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन कहीं क्या हो रहा है कि किसानों का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महंगा या बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, जिसे हम क्या कहते हैं? जोतदार। जोतदार का अर्थ होता है कि धनी किसानों के ग्रुप को जोतदार कहते हैं, ठीक है। धनी किसानों के ग्रुप को जोतदार कहते हैं, समझ गए। यानी बहुत सारे लोग थे जो किसान थे, उनका एक ग्रुप था जो बहुत ही शक्तिशाली था, तो उसको हम क्या कहते हैं? जोतदार, ठीक है। जोतदार का उदय हो जाता है। समझते हैं हम जोतदार का उदय कैसे हुआ। आपके एनसीईआरटी में ऐसे फोटो दे रखा होगा, जोतदार का उदय, इसको समझते हैं। आठवां टॉपिक हमारा चल रहा है। एक टॉपिक और आपको कराऊंगा, फिर हमारे जो पार्ट 1 है समाप्त हो जाएगा। देखो, 18वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है ना, कि जहां एक और अनेक जमींदार संकट में स्थिति में गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि धनी किसानों के कुछ समूह हैं जो गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग के बारे में, जिन्हें हम जोतदार कहते हैं, उनके विशद विवरण देखने को हमें मिलता है, पता चलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते क्या हो जाता है कि जो जोतदार हैं, वो उन्होंने क्या किया, जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी कई हजार एकड़ तक फैले होते थे, वो अर्जित कर लिया। किसने? हमारा जोतदार ने। आपके एनसीईआरटी का कटिंग है ये। और देखो, स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था, और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के जो गरीब काश्तकार थे, उन पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ये कौन? जोतदार। जोतदार बहुत ही पावरफुल हो गए थे उस समय में, ठीक है। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों, यानी अधियारों, और या फिर ये कह सकते हो आप, इनके माध्यम से बांटा जाता था। के माध्यम से होता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे, फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को दे देते थे किसान। देखो, गांव में जोतदारों की जो शक्ति है, वो जमींदारों की ताकत की अपेक्षा बहुत ही प्रभावशाली है। जमींदार से भी पावरफुल हो गए थे कौन? जोतदार। जो कौन है? किसान के समूह है। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही
रहते थे, जोतदार जो है गांव में रहते थे, और जो जमींदार है वो थोड़ा सा शहर के साइड रहता था। और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी जो लगान थी ना, उनको बढ़ाने के लिए किए जाने वाले जो प्रयत्न है उनका भी उनके भी जोड़ दिया, है ना। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे, और जमींदार का जो राजस्व है उसके भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। जमींदार आया पैसे मांगने कि भाई पैसे दे दो, तो वो बोलते थे पैसे नहीं है, हमारे पास नहीं है। जमींदार क्या होगा, टेंशन में आ गए, वो कंपनी को क्या देगा, कुछ नहीं देगा, है ना। तो क्या होगा, भूमि की नीलामी हो जाएगी। समझ गए। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। ठीक है। जमींदारों के पावरफुल में एक समूह का उछावर हो जाता है ना, उफान आ जाता है। वो कौन है, जोतदार। जोतदार जो है, जमींदारों का जो भूमि है उसको नीलाम करते समय खरीद लेते थे जोतदार। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनिक किसान और गांव के जो मुखिया थे, वो लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे थे। लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें हम क्या कहते हैं, हवलदार कहते हैं। किसे, अपने जोतदार को। और कुछ अन्य स्थानों पर उन्हें क्या कहते हैं, काटीदार या मंडल, ये कहलाते हैं। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्य भावी था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक को। ये पूरा भूमि है, आसमान है, ठीक है। ये पूरा भूमि देखिए तो पूरा एक क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा जमीन है ये। तो देखो, जमींदार अपने जमीन को नीलाम होने से कैसे बचाते थे। ये पूरा जमीन है, देखो ये पूरे जमीन है किसका, ये हमारा पूरा का पूरा जमींदार का है, पूरा जमीन। अब यहाँ किसान खेती करेंगे, पैसे नहीं देंगे, तो पैसा जमींदार को नहीं मिलेगा, और जमींदार जो है कंपनी को जाके नहीं देंगे। कंपनी को नहीं देंगे तो क्या होगा, कंपनी उसके भूमि को नीलाम कर देंगे, किसी और को बेच देंगे, फिर वो पैसे ला के देगा, है ना। इस प्रकार सिस्टम है। तो अब हम बात करते हैं कि जमींदार अपने जमीन को नीलाम होने से बचाता कैसे था, क्या कारण था, ये चलते हैं। देखो कारण तो बहुत है, इन कारण को समझ लो, पेपर में बहुत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न है ये, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रखा है, बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो, याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पॉइंट पकड़ो कि जमींदार जमीन को नीलाम होने से कैसे बचाते थे, कारण समझो। पहला हमारा कारण है फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री में क्या होता है कि मान लो नीलामी हो रही है। अब नीलामी में क्या होता है कि जो जमींदार है, जिसको हम राजा कहते हैं, तो जमींदार जो है वो अपने आदमी को बोलता था कि जाओ वहां पर बोली लगाओ, ठीक है, जाओ बोली लगाओ। तो जाते थे, ऊंची ऊंची बोली लगाते थे, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसे बोली लगाते रहते थे। और जब उनके यानी जमींदार का जो आदमी है, उनको जब जमीन बेच दिया जाता था, तो वो पैसे देने से इनकार कर देते थे, जिससे क्या होता था, नीलामी दोबारा होता था, फिर बोली लगती थी। फिर जमींदार अपने व्यक्ति को वहां बैठाते थे और बोलते थे ऊंची बोली लगाओ। फिर बोली लग रहा है, फिर लग रहा है, फिर लग रहा है, फिर किसको बेच दिया गया, जमींदार के व्यक्ति को बेच दिया गया, जो वहां बैठ के ऊंची ऊंची बोली लगा रहे हैं। फिर वो पैसे देने से इनकार कर देंगे, बोलेंगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है। फिर दोबारा नीलामी होगा, फिर वापस क्या करेंगे, जमींदार के व्यक्ति वापस आके बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे। लेकिन हर बार क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति आके बैठेंगे, एक ही व्यक्ति थोड़ी है हर बार आके बैठ जाएगा। हर बार जमींदार अलग अलग व्यक्ति को जाके बैठाता है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे चलता गया, फिर फर्जी हो जाता है बिक्री, फिर दोबारा नीलाम होता है, फिर वही व्यक्ति बैठ जाते हैं, फिर ऊंची बोली लगाते हैं, फिर दोबारा हो जाता है। ऐसे चलते चलते क्या हो जाता है कि जब नीलामी करने वाले जो लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं चलो भाई मैं जमींदार को बेच देता हूँ उसका जमीन कम दाम में। तो क्या है, जमींदार ने अपने जमीन को कैसे बचाया, फर्जी बिक्री के कारण। समझ गया, ये है। दूसरा हमारा है महिलाओं के नाम संपत्ति कर देना। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल था कि अगर जो संपत्ति महिलाओं के नाम पर है ना, उनको हम खरीदेंगे नहीं, उसको हम नीलामी नहीं करेंगे। तो जो जमींदार है वो अपने अब उनके घर में जो महिला है उनके नाम पर ये पूरा संपत्ति कर देता था। पूरा संपत्ति किसके नाम पे, तो महिला के नाम पर। अब जब महिला के नाम पर पूरा संपत्ति हो चुका है, क्या नीलामी होगा, नहीं होगा। ये हमारा कारण बन जाता है। अगर
जमींदार को अपने जमीन को नीलाम होने से बचाना है तो महिलाओं के नाम पर ही वो कर देते थे। अगला हमारा है लठियालों का प्रयोग। जब जमींदार की जो भूमि है वो नीलाम हो जाता था तो क्या होता था कि जमींदार गांव में आएंगे, लठ लेंगे, और जो नया जमींदार आया ना, जो उस भूमि को खरीदा है, उसको लठ से मार मार कर बिल्कुल अधमरा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल मार मार के एकदम हड्डी पसली तोड़ देंगे उसका, और उसको भगा देंगे, बोलेंगे जाओ यहाँ से। तो उस जमींदार को भगा देते थे और क्या होता था, जमीन को अपना बचा लेते थे। मान लो ये जमीन बिक गया है, नीलामी हो चुकी है, कोई नया जमींदार यहाँ पर आ चुका है। अब पुराना जमींदार क्या है, वो इसको लाठी से मार मार के भगा देगा, है ना। ये कुछ पॉइंट है। किसानों का पुराने जमींदार के से लगाव। अब मान लो ये पूरा भूमि बिक चुका है नए जमींदार को, नया जमींदार गांव में आ चुका है। अब जो किसान जो है ना उस गांव का, वो कहेगा कि भाई मुझे जो है पुराने जमींदार जो थे हमारे, वो मुझे पसंद थे, तो मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पे कृषि नहीं करूंगा। तो जो हमारे पुराने किसान हैं वो ये कहते थे कि भाई जो तुम यहाँ पर आए हो ना जमींदार, मैं तुम्हारे कहने पे खेती नहीं करूंगा, मेरे पुराने जमींदार को बुलाओ। तो कहीं ना कहीं किसान जो है आक्रमण करते थे, नए वो जमींदार को मारते पीटते थे, बोलते थे तुम यहाँ से हटो हटो। ठीक है, और बाकी जो है किसान जो है खेती करने से मना कर देगा, तो क्या पता वो जो हमारा जमींदार है वो टिक पाएगा, वहां पे राजस्व मिल पाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं मान लो ये जमीन पूरा नीलाम हो गया है, ध्यान से समझो, नीलाम हो गया है, और ये पूरा जमीन में क्या आ गया, नया जमींदार आ गया है। अब जो किसान है वो तो यहीं पे खेती करेगा। अब ये लोग क्या कहेंगे, ये किसान कहेंगे कि भाई मैं तेरे कहने पे खेती नहीं करूंगा, मेरा जो पुराना जमींदार था उसको बुलाओ, मैं उसी से जो है बोलने पे खेती करूंगा। तो ये खेती करना बंद कर देते थे, कौन, किसान। तो इससे क्या होता था कि वो जमीन जो है वापस जमींदार को मिल जाती थी। ये कुछ हमारे कारण थे जिससे जो है जमींदार जो है अपने भूमि को नीलाम होने से बचाते थे, समझ गए। ये कुछ कारण थे। तो तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है ये समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट करके। और बाकी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो तुरंत करना आप सब्सक्राइब। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ सब्सक्राइब करके करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखो मैं आपके सामने माइक के पास बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपका एक फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर नहीं करते हो तो बहुत नुकसान हो जाता है। रॉकेट की तरह इस वीडियो को उड़ा दो, ठीक है, बहुत अच्छे खासे व्यू आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे उड़ा दो इस वीडियो को कि जैसे रॉकेट नहीं उड़ता वैसे उड़ा दो। बिल्कुल ऐसे शेयर करते रहो करते रहो करते रहो। एक को अगर आप शेयर करोगे तो दूसरा तीसरे को करेगा, इस प्रकार व्यू आएंगे, है ना। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। वैसे हमारा पार्ट 1 था, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। अगर आप इस पार्ट 1 को बिल्कुल गहराई से समझ लोगे ना, मेरी गारंटी है कि आप इस चैप्टर को ही समझ लोगे। पार्ट 1 में मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है। आगे जो हमारा पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसमें मैं आपको बिल्कुल थ्योरी बता दूंगा। जो भी हमारा थ्योरी बचता है वो सभी मैं आपको बता दूंगा पार्ट 2, 3 और 4 पूरा चैप्टर समाप्त कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 4 पार्ट में समाप्त हो जाए। वैसे 4 पार्ट में ही होगा समाप्त, आगे कोई पार्ट बनेगा नहीं। बहुत ही इजी चैप्टर भी है और बाकी बहुत ही हार्ड चैप्टर भी है, ठीक है। आपका बस एक ही काम है, चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और कुछ कमेंट करके आपको बताना है कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, है ना।